सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू अनदर वीडियो। सबसे पहले भाई अपॉलॉजी टू ऑल दी स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग फॉर माय वीडियोस। क्या है ना भाई कि यार बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी काम के लिए मुझको आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा और मैं अभी हाल फिलहाल वापस लौटा हूँ विथ ऑल दी नोट्स दैट यू रिक्वायर। ठीक है, तो मैंने नोट्स प्रिपेयर कर लिया आप लोगों के लिए। अभी बस क्या करना है, मुझको लगातार नोट्स अपलोड करना है और आपको क्या करना है, अच्छे बच्चे की तरह यू हैव टू कॉपी डाउन दी नोट्स एंड देन स्टार्ट स्टडी। ठीक है, कोई भी आपका टॉपिक्स हो जो भी बहुत ही डिफिकल्ट आ रहा है आपको, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन ऑल्सो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल हेल्प यू विद द नेक्स्ट वीडियोस। ठीक है ना, तो यार कान पकड़ के स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी सर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहां से आ गया? देखो, CSEET में एक सब्जेक्ट है जो कि है लीगल एप्टीट्यूड। CS एग्जीक्यूटिव में एक सब्जेक्ट है जो कि है JIGL। दोनों ही सब्जेक्ट में एक चैप्टर कॉमन है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी बात क्या है कि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना, दोनों ही सब्जेक्ट्स, दोनों ही लेवल्स में, CSEET में और CS एग्जीक्यूटिव में पूरा की पूरा सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है उसमें। तो बोनस है किन बच्चों के लिए? CSEET के लिए, जो कि CSEET में वो लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ लेंगे और जब CS एग्जीक्यूटिव में घुस जाएंगे ना, तब उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दोबारा से मेमोराइज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पहले से पढ़ के रखा होगा और पहले से एडवांस नॉलेज गेन कर चुके होंगे वो बच्चे। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले अपना टॉपिक होगा आज का फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ यार, ये कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का किसने बनाया? क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन लाया क्यों गया है? देखो, कोई भी कंट्री का ना बेसिक फाउंडेशन क्या होता है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री का, ठीक है, जो बेसिक फाउंडेशन है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। उस कौन बनाया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत सारे पैनल ऑफ पीपल ने बनाया। ठीक है, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ने बनाया। अभी वो जो पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स है ना, वहां से सबसे बड़ा वाला मेन चीफ कौन था? वो था डॉक्टर BR अम्बेडकर। दैट्स व्हाई वी नो हिम एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने, बाबा साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि यार इंडिया के फाउंडेशन के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होगा। तो मैं एक बेसिक का स्टोरी बता रहा हूं आपको। तो तब के दिन में क्या होता था कि यार कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, एक देश चलाना यार बहुत ही मुश्किल चीज था, राइट? तो डॉक्टर साहब ने क्या किया, जितने भी सारी कंट्रीज के जान पहचान थे, सारे कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन उठाया और जितने भी एप्लीकेबल लॉस है ना, एप्लीकेबल लॉस है जो कि अप्लाई हो सकते थे इंडिया में, उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, और बाकी देखो बहुत ही कम कॉपी पेस्ट हुआ है और ज्यादा से ज्यादा उन्होंने ओरिजिनलिटी फरमा की, उन्होंने ओरिजिनल लॉस बनाया है, ओरिजिनल प्रोविजन दिया है, क्योंकि इंडिया जो कंट्री है उसमें बहुत ही वैरायटी रिलीजियंस है, वैरायटी लॉस एप्लीकेबल होगा, क्योंकि सब रिलीजियंस को नजर रखते हुए सबके बेटरमेंट के लिए यू हैव टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट इज इंडिया, राइट? तो डॉक्टर साहब ने बनाया। ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने आर्टिकल्स लिखा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा? उन्होंने आर्टिकल्स लिखा। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब ने फरमाया इक्वालिटी। डॉक्टर साहब ने बोला कि देखो, सबसे पहले इक्वालिटी होना चाहिए। तो डॉक्टर साहब लिखते गए, आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक उन्होंने इक्वालिटी के बारे में लिखा। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर साहब ने लिखा फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम के बारे में लिखा उन्होंने आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। उसके बाद डॉक्टर साहब ने क्या किया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में लिखा उन्होंने आर्टिकल 23 से लेके 24। उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से लेकर 28। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 से लेकर 30। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज उन्होंने लिखा आर्टिकल 32। अभी ये सारे आर्टिकल्स किसने लिखा? बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ठीक है, अभी क्या हुआ कि डॉक्टर साहब ने और एक आर्टिकल लिखा था। अगर अच्छे बच्चे जो बहुत ध्यान से देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि सर यहाँ से 14 से 18 ठीक है, 19, 22, 23, 24, सर 31 नहीं दिखाई दे रहा है, 30 है, 31 नहीं दिखाई दे रहा है, 32। देखो
31 था, लेकिन ना वो हटाना पड़ा। क्यों हटाना पड़ा सर? क्योंकि 31 क्या बोलता था पता है? 31 बोलता था राइट टू प्रॉपर्टी। आर्टिकल 31 क्या बोलता था? राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि वो अभी एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। अभी इंडिया में जितने बंदे हैं सबको तुम राइट टू प्रॉपर्टी दे पाओगे? तुम गवर्नमेंट तुम पकड़ लो, नरेंद्र मोदी हो, ठीक है, नरेंद्र मोदी तुम हो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अभी जो तुम सोच रहे हो कि आर्टिकल 31 तुम सब नागरिकों को राइट टू प्रॉपर्टी दे पाओगे, तब के टाइम में क्या हुआ था देखो, तब के टाइम में पार्टीशन हुआ था। ये आर्टिकल 31 नेसेसरी था। जो बंदे पाकिस्तान में रह गए थे उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब मैं तो हिंदू हूं, या फिर मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं पाकिस्तान में रह गया, मैं कैसे आऊं आपकी हिंदुस्तान में? मेरा तो घर बार सब पाकिस्तान में है। अभी जो पाकिस्तान हो चुका है, पहले ये हिंदुस्तान था, पूरा के पूरा हिंदुस्तान था, लेकिन अभी ये डिवाइड होके पाकिस्तान हो चुका है। तो मेरा तो घर बार सब पाकिस्तान में है, मैं इंडिया में कैसे आऊं? तो डॉक्टर साहब ने कहा, टेंशन नॉट माय ब्रो, यू विल गेट द राइट टू प्रॉपर्टी। डॉक्टर साहब ने तब के टाइम पे सभी नागरिकों को प्रॉपर्टी दान में दिया था, ठीक है। वो अभी हटाना पड़ा, राइट। ऑब्वियसली हटाने का रीजंस, अभी कब हटाया? ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1978 में हटाया गया, ठीक है। 1978 में ये चीज हटाया गया। जो कि कैसे हटाया ये चीज सर? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हटा भी सकते हैं सर, वो हम लोग हटा सकते हैं, हाँ हटा सकते हैं, लेकिन ओनली इफ इट इज वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है, एक्सट्रीमली नेसेसरी। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके, अमेंडमेंट क्या है सर? अमेंडमेंट मतलब चेंजेस। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाने के बाद 1978 पे कहां पे लाया गया ये एक्ट? पार्लियामेंट में पास हुआ, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाके ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल 31 ये हटाया गया, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? फंडामेंटल्स। फंडामेंटल राइट्स में बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो अभी हम क्लासिफिकेशन जानने वाले, ये क्लासिफिकेशन जानने वाले जितने भी अपना फंडामेंटल राइट्स है ना। देखो आर्टिकल्स के सर यहां से लेके यहां तक ही है, 14 से लेके बस 30 तक ही है, 31 तक ही है, 32 तक ही है सर, उससे ज्यादा नहीं है क्या? बहुत सारे है, बहुत सारे है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स यहां से लेके यहां तक स्टार्ट होता है और खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखो, सबसे पहला क्या है कि आपको जानना पड़ेगा, जो सिटीजन्स है ना, इंडिया का सिटीजन्स है, उनको स्पेशल राइट्स मिलता है। ऑब्वियसली स्पेशल राइट्स मिलेगा। अभी फॉरेनर्स को अगर हर वो राइट मिले जो कि इंडियन को मिले, तो इंडियन बेचारा पूछेगा नहीं गवर्नमेंट से, सर तो फायदा क्या हुआ, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, फायदा क्या हुआ मेरे को कि मैं इंडिया पे रह रहा हूँ, मैंने आधार कार्ड बनवा लिया, पैन कार्ड बनवा लिया, इतने लंबे लंबे लाइन लगा के, मेरा फायदा क्या हुआ? तो गवर्नमेंट ने बोला, देखो तुमको फायदा ये हुआ कि तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स जो है 15 आर्टिकल, 16 आर्टिकल, 19 एंड 30, ये जो है बस तुम्ही को मिलने वाला, ये कोई फॉरेनर्स को नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो टेंशन मत लो। तो उसके बाद इंडिया वाले बंदे बोले, हाँ सर ऐसा बात है क्या? तो उसके बाद वो लोग खुश हो गए। तो अभी फॉरेनर्स वाले मतलब गुस्सा हो गए, उन्होंने बोले कि सर इंडिया की गवर्नमेंट, आपने तो इंडियंस को ही राइट दिया, हम अगर आपके कंट्री में घूमने आए तो हमारा कोई राइट नहीं है क्या? तो तब भी गवर्नमेंट ने बोला, हाँ भैया आपका राइट है ना, आर्टिकल 14, 20, 21, 22, 23, 25, 27 एंड 28, ये दिस आर दी राइट्स फॉर दी फॉरेनर्स, ठीक है। ये राइट फॉरेनर्स के लिए भी है, और जो भी बंदा इंडिया के मिट्टी पे इंडिया के मिट्टी पे है, मिट्टी पे खड़ा है, ठीक है, उस बंदे को ये सारे राइट्स एंजॉय करने का मौका मिलेगा। और एक सिटीजन को तो मिलने ही वाला है, सिटीजन को तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ चीज है जो बाहर वाले लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी बाकी जो आर्टिकल्स है 15, 17, 18, 20 एंड 24, ये सब आर्टिकल्स थोड़ा लिमिटेशंस है। देयर आर द एब्सोल्यूट लिमिटेशंस अपॉन व्हाट? लेजिस्लेटिव पावर सर। इसका मतलब क्या है? ये हम लोग बाद वाले लेक्चर्स में देखने को मिल जाएगा। आपको अभी बस ये समझ के रखना है कि सिटीजन्स को कौन सा राइट मिलने वाला है, ठीक है, और सिटीजन्स को सभी राइट मिलने वाला है, ठीक है। और सॉइल ऑफ इंडिया के सॉइल पे जो बंदा खड़ा है, ठीक है, एनी पर्सन ऑन दी सॉइल ऑफ इंडिया, उसको क्या राइट मिलेगा, ठीक है। तो और फॉरेनर्स को कौन सा राइट मिलने वाला है, ठीक है, ये सब अच्छे से समझ के रखना है।
उसके बाद अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जाएंगे स्टेट। भैया ये स्टेट क्या होता है सर, ये स्टेट क्या है? स्टेट स्टेट सर, स्टेट स्टेट तो पता ही होगा आपको। हाँ सर पता है सर, स्टेट मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद असम, कलकत्ता, उसके बाद महाराष्ट्र और बोलो यार जम्मू एंड कश्मीर और बोलो। तो वो सारे स्टेट्स हैं। हाँ भाई वो स्टेट्स है, लेकिन यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ने वाले ना हम लोग, यहाँ पे स्टेट का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा मेरे लाल। तो स्टेट का डेफिनेशन में क्या आ जाएगा? स्टेट की डेफिनेशन में हमेशा याद रखना स्टेट इंक्लूड करता है क्या क्या चीज। स्टेट के डेफिनेशन में क्या क्या आता है? स्टेट के डेफिनेशन में आता है सबसे पहले पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ दी स्टेट्स, ठीक है, लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ दी स्टेट्स, उसके बाद ऑल लोकल और अदर ऑथोरिटीज, ठीक है। उसके बाद सर ये तीन ही है। हाँ स्टेट के डेफिनेशन में तीन ही आएगा, एक आएगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एक आएगा लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट और आएगा लोकल और अदर ऑथोरिटीज। अभी याद रखना ये लोकल और अदर ऑथोरिटीज जो है ना वो इंडिया के टेरिटरी के अंदर होना चाहिए, ठीक है, इंडिया के टेरिटरी के अंदर हो। और ये जो लोकल और अदर ऑथोरिटीज है ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, बस कोई प्राइवेट सेक्टर वाला नहीं चलेगा, ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना चाहिए, ठीक है। स्टेट का डेफिनेशन ये है। तो स्टेट के डेफिनेशन में क्या क्या आता है बोलो? सबसे पहले आता है गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट क्या आता है गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट्स, उसके बाद क्या आता है लोकल और अदर ऑथोरिटीज, उसके बाद विद इन दी मतलब हाँ लोकल ऑफ अदर अथॉरिटीज, लेकिन इसका एक लिमिटेशन है, क्या है कि वो इंडिया के टेरिटरी के अंदर होना चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। क्लियर है, इजी है। नेक्स्ट देखिए अभी ये क्या है सर, टेस्ट फॉर इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट। ये क्या है सर टेस्ट फॉर इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ द स्टेट? मैं बताऊं आपको ये क्या है। देखो क्या होता है ना, बहुत सारे बंदे इंडिया में बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं ना जो अपने आप को बोलते हैं कि मैं गवर्नमेंट का बंदा हूं, मैं गवर्नमेंट, मेरा जो कंपनी है वो गवर्नमेंट के अंडर है, वी आर दी गवर्नमेंट सेक्टर पीपल, वी आर दी गवर्नमेंट सेक्टर कॉर्पोरेट्स, ठीक है। लेकिन कोई गवर्नमेंट सेक्टर वाला नहीं होता वो बंदे, ठीक है, वो बस अपने नाम को गवर्नमेंट के साथ जोड़ लेते हैं सो दैट पब्लिक उनको ट्रस्ट करे, ठीक है। तो ऐसा एक बहुत ही फेमस केस था जो कि है अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब, ठीक है, अजय हसिया वर्सेस खालिद, बहुत ही पॉपुलर सा केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में सुनाया गया ये केस, ठीक है। अब इस केस में क्या बोला, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि फॉलोइंग डिटरमाइनिंग वेदर एन एंटिटी इज ऑफ द स्टेट और नॉट। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर ये 6 चीज आपके कॉर्पोरेशन, एंटिटी, कंपनी जो कुछ भी हो आपके पास, ये 6 चीज में से कोई भी एक चीज अट्रैक्ट करता है तो आपका जो कंपनी है वो स्टेट के अंडर में है, वो हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अगर आपका कंपनी का फिनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द स्टेट वेदर टू मीट ऑलमोस्ट द एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉर्पोरेशन, अगर आपके पास कोई कॉर्पोरेशन हो ना, आपके पास कोई कॉर्पोरेशन है जो जिसका पूरा फिनेंशियल एक्सपेंडिचर, पूरा के पूरा फिनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, फिनेंशियल एक्सपेंडिचर कौन पे कर रहा हो? स्टेट पे कर रहा हो, ठीक है, स्टेट पे कर रहा हो, तब क्या हो जाएगा, हाँ आपका जो कॉर्पोरेशन है वो स्टेट के अंडर है, योर कॉर्पोरेशन इज अ गवर्नमेंटल कॉर्पोरेशन, ये समझ जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या होगा, कॉर्पोरेशन एंजॉयज ए मोनोपोली स्टेटस, अगर आपका कोई मोनोपोली स्टेटस दे रखा हो, गवर्नमेंट आपको मोनोपोली एंजॉय करने दे रहा हो। मोनोपोली का मतलब क्या होता है ना, देखो सिंगल, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक ही बंदे हो जो गवर्नमेंट ने बोला आप ये बिजनेस कैरी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, यू कैन कैरी ऑन दिस बिजनेस एंड यू विल बी द ओनली पर्सन फॉर कैरिंग ऑन दिस बिजनेस। ये राइट किसने दिया? ये राइट दिया गवर्नमेंट ने। मोनोपोली बिजनेस कर रहे हो आप, ठीक है, तो हाँ आपका जो कॉर्पोरेशन है वो गवर्नमेंट का है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर का है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है आपका, ठीक है। और गवर्नमेंट पकड़ लो, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्या है, गवर्नमेंट डीप एंड परस्यूसिव कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट मतलब स्टेट, राइट, स्टेट का मतलब क्या होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं, स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, ठीक है, बताया था ना, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट एंड द लोकल अथॉरिटीज, ये सब बताया था ना हमने। तो स्टेट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट।
तो स्टेट गवर्नमेंट आपके कंपनी को डीप एंड परस्यूसिव कंट्रोल कर रहा है, मतलब आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी का पकड़ लो, या फिर पार्टनरशिप पार्टनर्स है, उसको पूरी कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। तो आपका जो कुछ भी है वो गवर्नमेंट का कहलाएगा। यू विल बी अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। फंक्शंस आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स, ये तो बहुत इजी है। नेक्स्ट क्या है? इफ अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू अ कॉर्पोरेशन, अगर गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट हो जो कि ट्रांसफर हो चुका हो एक कॉर्पोरेशन में, ठीक है, जो कि ट्रांसफर हो चुका हो एक कॉर्पोरेशन में। उसके बाद व्हेन एंटायर शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। हाँ यार, आपकी कंपनी है, कंपनी का जितना भी सारा शेयर कैपिटल है ना, पूरा का पूरा शेयर कैपिटल किसने हथिया लिया? किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट के कंट्रोल में। तो ऑब्वियसली आपका डिपार्टमेंट, आपका कंपनी गवर्नमेंट का कंपनी कहलाएगा, राइट? बिकॉज योर कंपनी इज परचेज्ड, ऑल द शेयर्स हैव बीन परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा आर्टिकल्स एक्सप्लेनेशन। इसमें से मैं आर्टिकल्स एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको, ठीक है। पहले हम लोग आर्टिकल 13 से स्टार्ट करेंगे, यहां से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले। आज के लिए इतना तक ही। इफ यू आर लाइकिंग माय एफर्ट्स, प्लीज काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी वीडियो, ठीक है। और याद रखना भाई, मेरे जितना भी नोट्स मैंने, देखो स्टार्टिंग से जितना भी नोट्स मैंने कराया ना, पूरा का पूरा नोट्स कॉपी करना है। ये एकदम, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब व्हाट यू से, मेन नोट्स यही है, यही से आने वाला एग्जाम्स में, और यही प्रिपरेशन करना है। इससे बाहर नहीं प्रिपरेशन करना है, ठीक है। इससे बाहर प्रिपरेशन नहीं करना है, बस यही प्रिपरेशन करना है अच्छे से, ठीक है। तो मैं इस वीडियो जो है देखो, अच्छे से लिख के रखो, पूरा अच्छे से नोट्स बनाओ, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। I'll be back again with another video pretty soon. Take care everyone, happy learning.